हेलो दोस्तों, वेलकम टू मनी स्टडी। आप सबका मनी स्टडी यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे पॉलिटी के बारे में कि भारत के राष्ट्रीय जितना भी राष्ट्रीय पक्षी, राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय गान, राष्ट्रीय जो मंत्र है, राष्ट्रीय नीति, राष्ट्रीय वृक्ष क्या है, इस सब के बारे में हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। और इसके अलावा इस वीडियो में हम लोग तिरंगा फहराया गया, किस ईस्वी में फहराया गया, तिरंगा का डिज़ाइन कौन किया था, जनगण मन के रचयिता कौन है, यहाँ तक कि जो रुपया होता है हमारा भारतीय राष्ट्रीय मुद्रा क्या है, रुपया, इस सब के बारे में जानेंगे कि रुपया का लोगो कौन तैयार किया था, रुपया को बनाने वाले जो लोगो है उनका नाम क्या था, ये सबसे पहले रुपया को कब अपनाया गया था, इस सब के बारे में इस वीडियो में जानेंगे। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखते रहिए। मैं आशा करता हूँ कि इस वीडियो में आपको बहुत सारी नई नई जानकारियाँ भी देखने को मिलेगी। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जानेंगे कि राष्ट्रीय ध्वज क्या है। तो भारत का जो राष्ट्रीय ध्वज है वो क्या है, तिरंगा है। तो भारत का राष्ट्रीय ध्वज क्या है, तिरंगा। जबकि भारत का राष्ट्रीय गान क्या है, जनगण मन। तो भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है, जबकि राष्ट्रीय गान क्या है, जनगण मन है। जबकि भारत का जो राष्ट्रीय गीत है, भारत का राष्ट्रीय गीत क्या है, वंदे मातरम। भारत का राष्ट्रीय गीत क्या है, वंदे मातरम है। जबकि भारत का राष्ट्रीय वाक्य क्या है, सत्यमेव जयते। भारत का राष्ट्रीय वाक्य क्या है, सत्यमेव जयते। अब यहाँ से क्वेश्चन आता है सत्यमेव जयते से, तो सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है, तो ये मुंडकोपनिषद से लिया गया है। इसके बाद है भारत का राष्ट्रीय चिन्ह। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है, अशोक स्तंभ। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है, अशोक स्तंभ। जबकि भारत का राष्ट्रीय पुष्प क्या है, कमल। तो भारत का राष्ट्रीय पुष्प क्या है, कमल है। इसके बाद भारत का जो राष्ट्रीय फल है वो क्या है, आम। तो भारत का राष्ट्रीय फल क्या है, आम है। भारत का जो राष्ट्रीय पक्षी है ये मोर है। तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है, मोर है। जबकि भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है, बाघ। भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है, बाघ है। इसके बाद है भारत का राष्ट्रीय वृक्ष। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है, बरगद। तो भारत का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है, बरगद है। भारत का राष्ट्रीय पंचांग, पंचांग मतलब होता है कैलेंडर। तो भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर क्या है, शक संवत। कैलेंडर दो तरह का होता है, एक तो होता है विक्रम संवत, एक तो होता है शक संवत। विक्रम संवत और होता है शक संवत। तो हम सब का जो राष्ट्रीय कैलेंडर है वो क्या है, शक संवत है। जबकि भारत का राष्ट्रीय लिपि क्या है, देवनागरी। तो भारत का राष्ट्रीय लिपि कैसा है, देवनागरी है। इसके बाद है भारत का राष्ट्रीय नारा। जो भारत का राष्ट्रीय नारा है ये श्रमेव जयते है। यहाँ पर कन्फ्यूजन होगा कि भारत का राष्ट्रीय वाक्य है सत्यमेव जयते, जबकि भारत का राष्ट्रीय नारा है श्रमेव जयते। भारत का जो राष्ट्रीय गीत है ये हिंद देश का प्यारा झंडा है। तो हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज गीत है वो क्या है, हिंद देश का प्यारा झंडा है। अब यहाँ से जो है भारत का राष्ट्रीय गान जनगण मन है, जबकि राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है, और राष्ट्रीय ध्वज गीत जो है वो हिंद देश का प्यारा झंडा है। भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है, भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। जबकि राष्ट्रीय मुद्रा क्या है, रुपया है। तो भारत का राष्ट्रीय मुद्रा क्या है, रुपया है। इसके बाद है भारत का राष्ट्रीय मिठाई यानी मिष्ठान या राष्ट्रीय मिठाई क्या है, भारत का जलेबी। भारत का राष्ट्रीय मिठाई क्या है, जलेबी है। जबकि राष्ट्रीय जलीय जीव यानी जल में रहने वाला जीव क्या है राष्ट्रीय, तो डॉल्फिन है। अब डॉल्फिन से जो है ये मछली प्रजाति का सबसे बुद्धिमान जीव है। ये मानव का संकेत को भी ये मछली समझ सकता है। तो ये जो बुद्धि इसके पास बहुत ज़्यादा है। तो सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय जलीय जीव कौन है, डॉल्फिन है। इसकी एक और खासियत है कि ये सिर्फ भारत में ही पाई जाती है। इसके बाद है राष्ट्रीय नदी। भारत का राष्ट्रीय नदी क्या है, गंगा। भारत का राष्ट्रीय नदी गंगा है। जबकि राष्ट्रीय सूचना पत्र, तो जो भारत का राष्ट्रीय सूचना पत्र है या दस्तावेज वो क्या है, श्वेत पत्र। क्योंकि हम सब जो भी दस्तावेज किसी को देते हैं या कोई भी एप्लीकेशन देते हैं वो सभी किस में होता है, सफ़ेद पन्ने में ही लिखा रहता है। भारत का राष्ट्रीय योजना, भारत का राष्ट्रीय योजना है पंचवर्षीय योजना। तो भारत का राष्ट्रीय योजना क्या है, पंचवर्षीय योजना। जबकि भारत का राष्ट्रीय पकवान क्या है, खिचड़ी। तो भारत का राष्ट्रीय पकवान क्या है, खिचड़ी।
जबकि राष्ट्रीय पुरस्कार क्या है? भारत रत्न। तो भारत का राष्ट्रीय पुरस्कार क्या है? भारत रत्न। यहाँ जो भारत रत्न है ये हमारे देश का सर्वोच्च पुरस्कार है। यानी भारत रत्न क्या है? देश का सबसे सर्वोच्च पुरस्कार कौन है? भारत रत्न। जबकि हमारा जो राष्ट्रीय पिता है या राष्ट्रपिता कौन है? महात्मा गांधी। तो हम सबका जो राष्ट्रपिता कौन है? महात्मा गांधी। अब ये राष्ट्रपिता किसने कहा था सबसे पहले महात्मा गांधी को? किसने सबसे पहले बापू कहा था? इस सब के बारे में आगे डिटेल से जानेंगे। तो इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखते रहे। इसके बाद है भारत की राष्ट्रभाषा। हमारी जो राष्ट्रभाषा है वो क्या है? हिंदी है। जबकि हमारी जो राष्ट्रीयता है वो क्या है? भारतीय यानी इंडियन है। हम सब क्या है? इंडियन है। कई देश में दो नागरिकता होता है, उसे कहते हैं दोहरी नागरिकता, लेकिन भारत में एक हरी नागरिकता है, मतलब एक ही नागरिकता यानी एक ही नागरिक रहोगे। इसके बाद है राष्ट्रीय विदेश नीति। भारत का जो राष्ट्रीय विदेश नीति है वो क्या है? गुटनिरपेक्ष। जबकि राष्ट्रीय पर्व है गणतंत्र दिवस, स्वतंत्र दिवस, गांधी जयंती। गणतंत्र दिवस 26 जनवरी, स्वतंत्र दिवस 15 अगस्त और ये गांधी जयंती 2 अक्टूबर। यानी गणतंत्र दिवस, स्वतंत्र दिवस और गांधी जयंती क्या है? भारत का राष्ट्रीय पर्व है। जबकि भारत का राष्ट्रीय जो मंत्र है ये क्या है? ओम है। भारत का राष्ट्रीय मंत्र क्या है? ओम है। जबकि भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु क्या है? हाथी है। तो भारत का जो राष्ट्रीय विरासत पशु क्या है? वो हाथी है। विरासत पशु मतलब वर्ल्ड हेरिटेज में कौन सा पशु का नाम है भारत का? तो हाथी का नाम है, ना कि बाघ का नाम है। के बाद है राष्ट्रीय पोशाक। अब यहाँ पर कन्फ्यूजन होता है कि भारत का राष्ट्रीय पोशाक क्या है। संवैधानिक रूप से भारत का अभी तक कोई राष्ट्रीय पोशाक है नहीं, लेकिन एक संकेत के अनुसार भारत का राष्ट्रीय पोशाक कोट पैंट को कहा जाता है। तो भारत का सरकार ने अधिकृत तौर पर किसी भी प्रकार के राष्ट्रीय पोशाक का दर्जा नहीं दिया है, लेकिन जोधपुरी कोट पैंट को अनाधिकृत रूप से भारत का राष्ट्रीय पोशाक दर्जा प्राप्त है। दरअसल भारत ने लगभग सभी पूर्व राष्ट्रपति और वर्तमान राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी राष्ट्रीय समारोह में जोधपुरी सूट पहनते हैं। यही कारण है कि इसे अघोषित तौर पर क्या किया गया है? हमारे देश का राष्ट्रीय पोशाक मान लिया गया। ऐसे राष्ट्रीय पोशाक है नहीं, लेकिन ज़्यादातर जो पूर्व राष्ट्रपति है जैसे रामनाथ कोविंद वर्तमान में हैं, इससे पहले कौन थे? प्रणब मुखर्जी। ये सब जो है पहले कोट पैंट पहना करते थे, जिस कारण इन्हें राष्ट्रीय पोशाक मान लिया गया है। अब इसके बाद कुछ अन्य तत्व है, जैसे राष्ट्रीय ध्वज। अब राष्ट्रीय ध्वज के बारे में जानेंगे कि राष्ट्रीय ध्वज क्या है। तो हमारा जो भारत का राष्ट्रीय ध्वज यानी नेशनल फ्लैग क्या है? तिरंगा है। तो भारत का नेशनल फ्लैग क्या है? तिरंगा है के नाम से जाना जाता है। भारतीय संविधान सभा ने इसे 22 जुलाई 1947 को इसे राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा के रूप में अपनाया था। तो जो हमारा तिरंगा है ये संविधान में कब अपनाया गया था? तो 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था और इसे 14 अगस्त 1947 को संविधान सभा के अर्धरात्रिकालीन अधिवेशन में राष्ट्र को समर्पित किया गया। और इसे कब राष्ट्र को समर्पित किया गया था? तो 14 अगस्त 1947 को। इस तिरंगे झंडे में कितना आड़ी पट्टी लगा रहता है? तो 3 गो। ये जो झंडा है इसमें 3 गो पट्टी होता है, जिसे कहते हैं आड़ी पट्टी, और एक बीच में क्या होता है? चक्र होता है। इस ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना है? 3:2 है। ये जो लंबाई है और ये जो चौड़ाई इसका अनुपात कितना है? 3:2। इस ध्वज के बीच में नीले रंग का 24 तीलियां वाला अशोक चक्र होता है। जो ये ध्वज है इसके बीच में क्या होता है? एक चक्र होता है जो कैसा होता है? नीले रंग का होता है। तो नीले, यहाँ से भी क्वेश्चन आता है कि ध्वज का रंग कैसा होता है? तो नीले ध्वज के तिलियों का रंग कैसा होता है? तो नीले रंग का होता है। इसमें कितनी तिलियां होता है? 24 तिलियां होती है, जो देश को धर्म और ईमानदारी और उन्नति की ओर ले जाने वाली प्रेरणा देता है। यानी ये जो 24 तिलियां हैं ये क्या करता है? ये हमें क्या बताता है? कि धर्म को ईमानदारी एवं उन्नति की ओर ले जाने का प्रेरणा देता है। यह 24 तिलियां 24 घंटे का प्रतीक है। यानी हमारे जो घड़ी में 24 घंटे है उसका भी प्रतीक कौन है? ये 24 तिलियां उसको बताता है कि हमारा जो समय है वो 24 घंटे का होता है।
इसे ये जो 24 चक्र है तिलिया है, इसे सारनाथ में स्थित अशोक स्तंभ से लिया गया है। इस ध्वज के सबसे ऊपर गहरा केसरिया जो साहस एवं बलिदान का प्रतीक है। जो हमारे ध्वज है उसके सबसे ऊपर क्या होता है, हमारे सब ध्वज के सबसे ऊपर क्या है, केसरिया रंग है, जो क्या करता है, हमें साहस और बलिदान का याद दिलाता है। जबकि मध्य में जो है सफ़ेद रंग, ये शक्ति और शांति का प्रतीक है। जो मध्य में है सफ़ेद रंग, ये क्या बताता है, हमें शक्ति और शांति का प्रतीक बताता है। और सबसे नीचे है हरा रंग, जिसे हम विकास, उर्वरता, विश्वास और स्वर्ग का प्रतीक माना जाता है। क्योंकि हरा मतलब हरियाली या ग्रोथ। तो जो हरा रंग है ये क्या करता है, हमें विकास, उर्वरता और विश्वास तथा स्वर्ग का प्रतीक माना जाता है। तो ये है मेरा प्यारा झंडा। इसके सबसे ऊपरी परत क्या है, केसरिया है, जबकि बीच में होता है सफ़ेद और लास्ट में होता है हरा और बीच में होता है एक चक्र। ये जो इसमें जो होता है 24 तीलियाँ होता है। ये 24 तीलियाँ जो है अशोक स्तंभ से लिया गया है। भी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना होगा, हमेशा 3:2 होता है। सर्वप्रथम 7 अगस्त 1906 को कोलकाता के पारसी बागान चौराहे पर हरा, पीला और लाल रंग की आड़ी पट्टी वाला तिरंगे झंडे को ध्वज के रूप में फहराया गया था। तो हमारा जो सबसे पहला झंडा कहाँ फहराया गया था, तो 7 अगस्त 1906 को कहाँ, कोलकाता के पारसी बागान में फहराया गया था। ये जो तिरंगा था इसमें हरा रंग, पीला रंग और लाल रंग था। 22 अगस्त 1907 को जर्मनी के शहर स्टुटगार्ट में इंटरनेशनल सोशलिस्ट कांग्रेस के सम्मेलन में मैडम कामा ने इसी ध्वज का पुनः कुछ परिवर्तन रूप फहराया था। इसके बाद जो हुआ था 1906 में कलकत्ता में फहराया गया था, जबकि 1907 में जर्मनी शहर के स्टुटगार्ट में फहराया गया था। कौन फहराए थे, तो मैडम कामा ने फहराए थे। जबकि आज़ादी के बाद बाहर विदेशी ज़मीन पर पहली बार ऑस्ट्रेलिया ने आधिकारिक रूप से झंडा फहराया था। तो हमारे जो झंडा है वो सब विदेशी ज़मीन पर, यानी विदेश में सबसे पहले कहाँ फहराया गया था, तो ऑस्ट्रेलिया में फहराया गया था। तो यहाँ से क्वेश्चन आता है कि सबसे पहले विदेशी ज़मीन पर फहराने वाला कौन देश है जो भारतीय झंडा को फहराया था, वो कौन थे, ऑस्ट्रेलिया थे। इसके बाद 29 मई 1953 को पहली बार तिरंगा माउंटबेटन एवरेस्ट पर तेन सिंह नार्गे एवं सर एडमंड हिलेरी के द्वारा फहराया गया था। तो जो माउंट एवरेस्ट चोटी है इस पर सबसे पहले झंडा कौन फहराया था, तो तेन सिंह नार्गे और एडमंड हिलेरी ने फहराया था। कब, 1953 ईस्वी में। अब है राष्ट्रीय गान यानी नेशनल एंथम। वो क्या है, जनगण मन। हमारा जो राष्ट्रीय गान है क्या, जनगण मन है। ये जो जनगण मन है, अब ये जनगण मन क्या है, जनगण मन अधिनायक जय है भारत भाग्य विधाता। इस तरह से ये टोटल कितना लाइन है, 13 लाइन है। तो यहाँ से क्वेश्चन आता है क्या कि हमारा जो जनगण मन है इसमें टोटल लाइन की संख्या कितनी, यानी टोटल पंक्ति कितने हैं, तो 13 है। जबकि अब है इसके बारे में, राष्ट्रीय जनगण मन के रचयिता कौन है, रविन्द्रनाथ टैगोर। यानी हमारा जो रविन्द्रनाथ टैगोर है ये क्या है, राष्ट्रगान के रचयिता हैं। यानी राष्ट्रगान के लिखने वाले कौन थे, रविन्द्रनाथ टैगोर थे। ये मूल रूप से बांग्ला भाषा में लिखे थे। तो हमारा जो राष्ट्रगान था शुरू में लिखा हुआ, ये किस में था, बांग्ला भाषा में लिखा हुआ था। इसी राष्ट्रगान को संविधान सभा द्वारा 24 जनवरी 1950 को अंगीकृत किया गया। तो हमारा जो राष्ट्रगान है इसे संविधान ने कब दर्जा दिया था राष्ट्रगान का, तो 24 जनवरी 1950 को। अब ये रविन्द्रनाथ टैगोर है, एकमात्र ऐसे इंसान है जो 2 देश के राष्ट्रगान लिखे थे। तो यहाँ से क्वेश्चन आएगा कि कौन ऐसा व्यक्ति है जिसने 2 देश का संविधान के क्या किए थे, राष्ट्रगान लिखे थे, या 2 देश के राष्ट्रगान लिखे थे, वो थे रविन्द्रनाथ टैगोर। अब वहाँ का जो राष्ट्रगान था बांग्लादेश का, उसका नाम था अमार सोनार बांग्ला। तो इस राष्ट्रगान को सर्वप्रथम 27 दिसंबर 1911 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। तो सबसे पहले जो राष्ट्रगान है ये 1911 में ही गाया गया था, वो भी कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। यह गान सर्वप्रथम 1912 ईस्वी को तत्वबोधिनी नामक पत्रिका में भाग्य विधाता नामक शीर्षक से प्रकाशित हुआ था। यानी यहाँ जो हमारा जो संविधान में जो था ये राष्ट्रगान है, ये राष्ट्रगान सबसे पहले पेपर पर कब छपाया था, तो 1912 ईस्वी में
और किस नाम से छपाया था, तो वो था तत्वबोधिनी नामक पत्रिका में भाग्य विधाता नाम से छपाया था। जबकि हमारा जो राष्ट्रगान है, हमारे राष्ट्रगान में कुल 13 पंक्तियां हैं, जिसके गाने में हमको कितना सेकेंड लगता है, 52 सेकेंड। तो टोटल जो राष्ट्रगान है उसको गिनेंगे तो उसमें कुल 13 ही पंक्तियां हैं और इसको गाने में 52 सेकेंड का समय लगता है। जबकि रविन्द्रनाथ टैगोर ने राष्ट्रीय गान का अंग्रेजी में अनुवाद 1919 में मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया शीर्षक नाम से किया था। तो सबसे पहले जो रविन्द्रनाथ टैगोर ने राष्ट्रगान लिखे थे वे बांग्ला भाषा में थे। उसके बाद पेपर में छपा और उसके बाद फिर क्या किए थे, रविन्द्रनाथ टैगोर ने इसे अंग्रेजी में अनुवाद किया था। अंग्रेजी में जो अनुवाद किया था उसका शीर्षक दिए थे ये राष्ट्रगान का, मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया। ये कब अनुवाद किए थे, तो 1919 में। इसके बाद है गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ने ही, यानी गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ने ही क्या किए थे, बांग्लादेश के राष्ट्रीय गान अमा सोनार बांग्ला की रचना की थी। तो हमारा जो रविन्द्रनाथ टैगोर हैं, यानी रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने ही क्या किए थे, हमारे बांग्लादेश के राष्ट्रीय गान अमा सोनार बांग्ला की रचना किए थे। इसके बाद 15 नवंबर 2010 को दूरसंचार विभाग ने अपनी एक विज्ञप्ति द्वारा राष्ट्रगान को कलर ट्यून नहीं बनाने का निर्देश जारी कर दिया था। इसके बाद है 27 दिसंबर 2011। 27 दिसंबर जो 2011 था, इस दिन हमारा जो राष्ट्रगान है जनगण मन अधिनायक जय है, ये लगभग 100 वर्ष हो गया था। तो हमारे राष्ट्रगान का 100 वर्ष कब पूरा हुआ, तो 27 दिसंबर 2011 ईस्वी को। इसके बाद है राष्ट्रीय चिन्ह। राष्ट्रीय चिन्ह क्या है, अशोका स्तंभ। हमारा जो राष्ट्रीय चिन्ह है यानी राष्ट्रीय प्रतीक क्या है, अशोका स्तंभ। भारत सरकार ने 26 जनवरी 1950 को सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ को राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में स्वीकृत किया गया। तो हमारा जो राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ कब हमारे संविधान में लागू हुआ था, तो 26 जनवरी 1950 को। ये अशोक स्तंभ में 4 सिंह एक दूसरे की तरफ पीठ खड़े हुए रहते हैं। जो अशोक स्तंभ को गौर से देखिएगा तो आगे से लगता है 3 ठो, लेकिन पीछे भी 1 ठो सिंह रहते हैं। तो हमारे अशोक स्तंभ में कितना है, 4 सिंह रहते हैं जो एक दूसरे के पीठ किए हुए खड़े रहते हैं। अशोक स्तंभ के नीचे की ओर पंक्ति अंकित पट्टी के नीचे एक चक्र तथा दाएं ओर एक सांड और बाईं ओर एक घोड़ा अंकित रहता है। यानी ये जो अशोक स्तंभ है, एक दाएं ओर जो होता है वो सांड है और बाईं ओर एक घोड़ा अंकित रहता है और बीच में जो होता है पट्टी के नीचे एक चक्र रहता है। अब ये जो अशोक स्तंभ है इसमें 4 गो सिंह है, एक तो इधर है, एक तो इधर है, एक तो सामने, एक तो पीछे है। तो 4 गो सिंह है, इसके बीच में एक चक्र रहता है और इसके बाद दाईं ओर क्या है, भैंस है यानी सांड है और इधर बाईं ओर क्या है, घोड़ा है। तो दाईं ओर सांड है, बाईं ओर घोड़ा है और बीच में कितना है, चक्र है। यही चक्र कहाँ चला गया है, तो भारत के राष्ट्रीय झंडे में चक्र, ये जो यही चक्र कहाँ है, भारत के राष्ट्रीय झंडे में जो यहाँ पर चक्र है। जबकि भारत का राष्ट्रीय जो नारा था सत्यमेव, वाक्य जो था सत्यमेव जयते, वो भी यहीं से लिया गया, सारनाथ में स्थित अशोक स्तंभ से लिया गया है। अब है अशोक स्तंभ के नीचे देवनागरी लिपि में सत्यमेव जयते अंकित है, जिसे कहाँ से लिया गया है, मुंडकोपनिषद से लिया गया है। इसका अर्थ होता है सत्य की ही विजय होती है। जबकि राष्ट्रीय चिन्ह में दर्शाए गए पशु में घोड़ा अदम्य शक्ति और परिश्रम गतिशील का घातक है। जो घोड़ा जो था राष्ट्रीय चिन्ह में, ये चक्र के बाईं ओर स्थित है। ये जो घोड़ा क्या दर्शाता है कि हमें शक्ति, परिश्रमी और गतिशील का घातक है। घोड़ा जो है हमको शक्ति प्रदान करता है, बहुत शक्तिशाली होता है और गतिशीलता का प्रदान करता है। इसलिए देखिएगा कि घोड़ा जो है वो कभी सोता नहीं है, अगर सो भी करता है तो वो खाली बैठता नहीं, वो खड़े खड़े सो जाता है, क्योंकि उसमें शक्ति ही बहुत अधिक होता है। तो घोड़ा भी कभी थकता नहीं है, इसीलिए घोड़ा को देखिएगा क्या, तो वो खड़े खड़े ही सो भी जाता है, खड़े खड़े भी काम भी करता है। इसके बाद जानते हैं राष्ट्रीय चिन्ह।
तो हमारा जो राष्ट्रीय चिन्ह को दर्शाए गए पशु में घोड़ा किसको दर्शाता है? शक्ति और परिश्रमी और गतिशील घोषक है। राष्ट्रीय चिन्ह में दर्शाए गए पशुओं में सिंह साहस, शौर्य और निर्भीकता का प्रतीक है। यानी जो सिंह है यानी लायन जो है ये किसका प्रतीक है? साहस, शौर्य और निर्भीकता का प्रतीक है। राष्ट्रीय चिन्ह में दर्शाए गए पशुओं में सांड जो है भारत की कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था का घोतक है। क्या कि सांड के द्वारा ही क्या होता है? हमारा जो पहले कृषि होता था यानी खेत की जोताई यानी कृषि के द्वारा ही होता है। यही सांड जो है हमारा कृषि प्रधान देश की को क्या करते हैं? संकेत करता है। इसके बाद है हमारा राष्ट्रपिता। जो हमारे राष्ट्रपिता हैं वो क्या है? महात्मा गांधी। हमारा राष्ट्रपिता कौन है? महात्मा गांधी है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पर हुआ था। यह इंग्लैंड में वकालत पास कर भारत आए थे। फिर 1993 ईस्वी में भारतीयों और अफ्रीकी और श्वेत लोगों पर हो रहे अत्याचार, रंग-भेद के विरोध नीति को उन्होंने आंदोलन किया था। यानी इन्होंने 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को ये जन्म लिए थे। कहाँ? गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पर। इन्होंने वकालत के लिए इंग्लैंड चले गए थे। तो हमारे जो गांधी जी थे वो वकील थे, पेशे से क्या थे? वकील थे। इसके बाद 1893 ईस्वी में इन्होंने भारतीय और अफ्रीकी और श्वेत लोगों ने पर हो रहे अत्याचार और रंग भेद के विरोध इन्होंने आंदोलन करना चालू कर दिया था। गांधी जी ने अंग्रेजों के खिलाफ सत्य और अहिंसा की नीति अपनाते हुए भारत को स्वतंत्र कराने में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। इन्होंने 1917 से 1947 तक के राष्ट्रीय आंदोलन के काल को गांधी युग के नाम से जाना जाता है। यानी 1917 से 1947 तक के जो काल था उसे हम गांधी युग के नाम से भी जानते हैं। इसके बाद है सर्वप्रथम सुभाष चंद्र बोस ने ही महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता से संबोधित किया था। तो राष्ट्रपिता किसने सबसे पहले गांधी जी को कहा था? तो हमारे जो सुभाष चंद्र बोस हैं इन्होंने ही राष्ट्रपिता कहा था किसे? महात्मा गांधी को सबसे पहले। जबकि महात्मा जो है रविन्द्रनाथ टैगोर ने सर्वप्रथम मोहनदास करमचंद गांधी को क्या कहा था? महात्मा। तो मोहनदास करमचंद गांधी को सबसे पहले महात्मा किसने कहा था? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा था। जबकि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सर्वप्रथम महात्मा गांधी को बापू कहा था। तो सबसे पहले बापू जो है महात्मा गांधी को सबसे पहले बापू किसने कहा था? तो वो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। जबकि विंस्टन चर्चिल ने सर्वप्रथम महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर कहा था। तो सबसे पहले अर्धनग्न फकीर किसने कहा था महात्मा गांधी को? तो वो थे विंस्टन चर्चिल। कैलेंडर है सरकारी कामकाज के उद्देश्य 22 मार्च 1957 को राष्ट्रीय पंचांग को अपनाया जाता है। ग्रेगोरियन कैलेंडर के अलावा भारतीय राष्ट्रीय पंचांग शक संवत पर आधारित है। तो हमारा कैलेंडर किस पर आधारित है? शक संवत पर आधारित है। इसका पहला महीना चैत अंग्रेजी के ग्रेगोरियन कैलेंडर के 22 मार्च की तारीख से आरंभ होता है। तो हम सब का जो भारत का जो नया साल जो होता है यानी साल की शुरुआत होता है वो 22 मार्च से होता है, लेकिन अधिकतर लोग 1 जनवरी को मना लेते हैं। तो हम सब का जो कैलेंडर के अनुसार 22 मार्च से नया साल का शुरुआत होता है और अंतिम महीना फागुन का होता है। तो यही साल का अंतिम महीना क्या होता है? फागुन का। लेकिन जर्मनी फरवरी के अनुसार क्या होता है? अंतिम महीना वो दिसंबर का होता है। लेकिन अपना सबका ओरिजिनल जो कैलेंडर है वो शक संवत है। इसका शुरुआती महीना होता है मार्च का महीना, वो 22 मार्च से शुरू होता है और अंतिम महीना होता है फागुन। राष्ट्रीय पंचांग में क्रमशः 12 माह होते हैं। इसमें भी 12 महीने होता है चैत, बैसाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, सावन, भादव, आश्विन, कार्तिक, अगहन, पौष, मार्च, चैत और फागुन। कितना महीने होते हैं शक संवत में। इसके बाद है भारत का राष्ट्रीय मुद्रा। भारत का राष्ट्रीय मुद्रा क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय मुद्रा क्या है? रुपया। भारतीय रुपया अलग अलग पहचान चिन्ह निर्धारण करने के लिए 15 जुलाई 2010 को नया प्रतीक किस तरह का रुपया का प्रतीक बना था? कब? 15 जुलाई 2010 को।
देवनागरी लिपि के आर से मिलाकर बनाया गया था। भारतीय मुद्रा विश्व की 5वीं ऐसी मुद्रा है जिसका अपना अलग पहचान है। यानी ये जो लोगो है इसका 5वीं ऐसी मुद्रा है जिसका अपना अलग पहचान है। इससे पूर्व अमेरिकी डॉलर का पहचान है, डॉलर का चिन्ह इस तरह, फिर ब्रिटिश पाउंड का पहचान है, उसके बाद यूरोपियन यूरो का पहचान है और का अलग अलग अपना अपना पहचान है। ये है भारतीय रुपये का लोगो। भारतीय रुपये का लोगो इसी तरह रहता है। अब ये लोगों को कौन तैयार किए थे? इस लोगों को सबसे पहले मुंबई के पोस्ट ग्रेजुएट डिजाइनर उदय कुमार ने इस भारतीय मुद्रा का डिजाइन किया था। तो इस लोगों का डिजाइन करने वाले कौन थे? उदय कुमार। कहाँ के थे? मुंबई के थे। ये पोस्ट ग्रेजुएट थे यानी पीजी के जो थे। भारतीय राष्ट्रीय मुद्रा का प्रतीक देवनागरी अक्षर के र और रोमन अक्षर आर से मिला जुला कर बना हुआ है। देवनागरी के अक्षर आर के बीच एक रेखा काटती है जो तिरंगे का प्रतिनिधित्व करती है और इसके मतलब होता है समानता। यानी ये जो अक्षर है इसमें जो ये प्रतीक काटता है ये किसका प्रतीक है? तो समानता का प्रतीक दर्शाता है इसमें। राष्ट्रीय स्मारक यानी इंडिया गेट। अब इंडिया गेट के बारे में जानते हैं। इंडिया गेट को कौन बनाया? तो इंडिया गेट भारत का राष्ट्रीय स्मारक है। यानी नेशनल ऐतिहासिक स्थल में भी इंडिया गेट को ही क्या किया गया? राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया, न कि लाल किला को। राष्ट्रीय स्मारक अर्थात नेशनल मॉन्यूमेंट या यह जो है देश का सबसे बड़ा युद्ध स्मारक है। यानी इंडिया गेट जो है देश का सबसे बड़ा युद्ध स्मारक है। इंडिया गेट देश की राजधानी दिल्ली में स्थित है। यानी इंडिया गेट कहाँ है? तो देश की राजधानी दिल्ली में, जबकि गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में स्थित है। इसे उन 90,000 सैनिकों की याद में 1931 में बनाकर तैयार किया गया था। तो इस इंडिया गेट को बनाने का सपना क्या था? 90,000 सैनिक की याद में ये बनाया गया था। क्या 1931 में? ये जो सैनिक थे कब क्यों बनाया गया था? क्योंकि ये जो सैनिक थे प्रथम विश्व युद्ध में अफगान युद्ध में ब्रिटिश सेना की तरफ से लड़े थे। तभी 90 फरवरी 1921 को डेट ऑफ कर्नाटक में अलिखित में अखिल भारतीय युद्ध स्मारक जो कि इंडिया गेट कहलाता है कि निर्धारित हुई। क्योंकि नींव जो है इंडिया गेट का कब भरा था? 1921 में, 10 फरवरी 1921 में इसका नींव भरा था। जबकि इंडिया गेट का जो डिजाइनर थे वो कौन थे? सर एडविन लुटियंस ने किया था। तो सर एडविन लुटियंस को ही क्या कहा जाता है? ये ही क्या किए थे? तो इंडिया गेट का निर्माण किए थे, जहाँ की पार्लियामेंट का भी निर्माण में इनका बहुत बड़ा सहायता है। यानी सर एडविन लुटियंस का। इसके बाद है पहले इंडिया गेट को ऑल इंडियन वार मेमोरियल कहा जाता है। यानी पहले जो इंडिया गेट था इसको क्या कहा जाता था? ऑल इंडिया वार मेमोरियल कहा जाता था, लेकिन अब इंडिया गेट के नाम से जाना जाता है। छब्बीस जनवरी 1972 को इंडिया गेट को मेहराब के नीचे 1971 में भारत पाक युद्ध में मारे गए भारतीय जवानों के प्रति राष्ट्र श्रद्धांजलि देते हुए एक स्मारक अमर जवान ज्योति जोड़ दिया गया। यह ज्योति शहीदों की याद में सदा प्रज्वलित रहती है। तो इंडिया गेट के ठीक पीछे क्या किया गया है? एक वार मेमोरियल में अमर जवान ज्योति स्थल बनाया गया है, जिसमें 1971 में जो भारत पाक युद्ध हुआ था किसके लिए?
1978 में भारत पाक युद्ध में मारे गए भारतीयों के प्रति श्रद्धांजलि व्यक्त करते हुए अमर जवान ज्योति स्थल बनाया गया था, जो क्विट इंडिया गेट के पीछे है। अब है भारत का राष्ट्रभाषा। भारत का राष्ट्रभाषा क्या है? भारत का राष्ट्रभाषा है हिंदी। यानी हम सबकी जो राष्ट्रभाषा क्या है? हिंदी है। संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार देवनागरी लिपि को लिखित भाषा भारत की राजभाषा कहा गया है। यानी हमारी जो राष्ट्रभाषा क्या है? देवनागरी में हिंदी को कहा गया है। इसके साथ साथ कई कार्यों के लिए अंग्रेजी का भी इस्तेमाल होता है। यानी जो ऑफिशियली वर्क होता है उसके लिए हम अंग्रेजी का अनुवाद करते हैं, लेकिन हिंदी को क्या माना गया है? हमारी राजभाषा माना गया है। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची से पहले 14 भाषाएं शामिल की गई थी, परंतु अब कितनी भाषा है? 22 भाषाएं। पहले था 14 भाषा, लेकिन अब हो गया है 22 भाषा। अब ये जो 22 भाषाएं हैं क्या है? तो सबसे पहले ऊपर से आता है कश्मीरी, फिर सिंधी, फिर पंजाबी, हिंदी, बंगाली, आसामी, उड़िया, गुजराती, मराठी, कन्नड़, फिर होता है तेलुगु, तमिल, मलयालम, उर्दू, संस्कृत, नेपाली, मणिपुरी, कोंकण, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। ये सब टोटल कितनी भाषा हैं? 22 भाषाएं हैं। लेकिन पहले कितनी भाषा था? 4 भाषा। जो बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली है, ये 22 भाषा, ये 18वीं भाषा, 19वीं 20वीं, ये जो है 19वीं भाषा, 20वीं भाषा, 21वीं भाषा, 22वीं भाषा है। लेकिन बीच में भी 3 गो भाषा जोड़ा गया था। तो ये जो 3 गो नेपाली, मणिपुरी, कोंकण बाद में जोड़ा गया, और बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली भी बाद में जोड़ा गया है। इसके बाद में भारत का प्रथम राजभाषा आयोग राष्ट्रीय पक्षी। भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? मोर, यानी पीकॉक। भारत सरकार ने 1963 ईस्वी में मयूर यानी कालो क्रिस्टोसर को राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया। यह जो है हंस के आकार का है। इन रंग बिरंगे पक्षी के गर्दन में लंबी आंख के नीचे सफेद निशान इन रंग बिरंगी पक्षी के गर्दन पर लंबे आँख के नीचे निशान के और सिर पर पंख की आकार की कलगी होती है। मादा मयूर का रंग भूरा होता है, जबकि मादा मयूर अपेक्षा नर मयूर अत्यधिक सुंदर होता है। तो जो मयूर होता है उसमें जो नर मयूर होता है बहुत सुंदर होता है। नर मयूर अपने पंखों को फैलाकर नृत्य से बड़ा आकर्षक दृश्य पैदा करता है। तो ज़्यादा नाचने में भी कौन मयूर होता है? नर मयूर। और देखने में भी नर मयूर बहुत अच्छा लगता है, न कि मादा मयूर। भारतीय वन प्रणाली सुरक्षा अधिनियम 1972 के अंतर्गत इसे पूर्व संरक्षण प्राप्त है, यानी मोर को मारना कानूनी अपराध होगा। इसके अंतर्गत पूर्व संरक्षण प्राप्त सिकंदर महान ने मोर की सुंदरता से प्रभावित होकर भारत विजय की निशानी के रूप में अपने साथ ले गया था। तो मोर को सिकंदर भी पसंद करते थे, इसलिए वो भारत विजय की निशानी के रूप में मोर को साथ ले गया था।
भारतीय कमल राष्ट्रीय कमल है। इसे क्या बना गया है तो भारतीय संस्कृति का मांगलिक प्रतीक भी माना जाता है। क्योंकि इसका विवरण मात्रा में विटामिन रहता है, यानी विटामिन ए, सी और विटामिन डी प्रचुर मात्रा में आम में पाया जाता है। भारत में आम को क्या कहा गया है? फलों का राजा कहा गया है, इसलिए आम को राष्ट्रीय फल घोषित किया गया है। हमारा जो वेद है, वेदों में आम की विशालता का प्रतीक माना गया है। अब है राष्ट्रीय वृक्ष बरगद। हमारा जो राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? बरगद है। बरगद भारत का राष्ट्रीय वृक्ष बरगद फाइकस बेगांडलेसिस है। यह बहुत वर्षीय, विशाल, घना और फैला हुआ वृक्ष होता है। यह हिंदुओं का पवित्र वृक्ष है। यानी जो राष्ट्रीय वृक्ष बरगद है, इसे बनियान ट्री या वट वृक्ष भी कहते हैं। ये हिंदुओं का पवित्र वृक्ष है, क्योंकि इसमें महिलाएं लोग भी पूजा करती है और इसमें धागा बांधा जाता है। उनकी शाखाएं दूर दूर तक कई एकड़ में फैली होती है। तो यही है वट वृक्ष। इसमें जो होता है, यहाँ पर सब चारों तरफ से क्या होता है? महिला सब धागा बांधता है और इसमें लत्ती टाइप का बहुत सारा निकला होता है ये वट वृक्ष में। जनवरी से मार्च तक के समय बरगद का पुष्प काल होता है, यानी इस समय वे सब पुष्प खिलते हैं। बरगद जितनी गहरी जड़ें किसी और वृक्ष की नहीं होती, यानी बरगद का जो जड़ होता है बहुत गहरा होता है। इतना गहरा होता है कि इसके अलावा कोई भी वृक्ष इतना गहरा जड़ किसी का नहीं होता है। यह वृक्ष रात में भी ऑक्सीजन छोड़ता है। तो रात में ऑक्सीजन जो है तुलसी, नीम, पीपल और बरगद, ये जो 4 वृक्ष है, ये रात में भी क्या करते हैं? ऑक्सीजन छोड़ते हैं। बाकी बार अधिकतर वृक्ष रात में CO2 भी छोड़ते हैं। हमारा राष्ट्रीय नदी है गंगा। भारत द्वारा नवंबर 2008 में गंगा को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया। यह नदी गंगोत्री, हमीर, गोमुख नामक स्थान से निकलता है। यह लगभग 25 किलोमीटर लंबी है। इसके सहायता की नदियाँ यमुना, सोन, पुनपुन, टोंक, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी और महानदी है। इसका जो सहायक नदियाँ पुनपुन, टोंक, गोमती, घाघरा, यमुना, सोन, ये सभी इनकी सहायक नदियाँ हैं। ये है गंगा नदी। गंगा नदी बहुत निर्मल जल है। ये गंगा का पानी सबसे पवित्र पानी है। राष्ट्रीय पशु। राष्ट्रीय पशु क्या है? बाघ। भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है, जिसे पैंथेरा टाइग्रिस लिनियास कहते हैं। यह पीले रंग का और धारीदार लोग चमड़ वाला एक पशु है। इसकी 8 प्रजातियों में से भारत में पाई जाने वाली प्रजातियां रॉयल बंगाल टाइगर है। रॉयल बंगाल टाइगर नाम से ब्रांड भी चलता है और ये इसकी 8 प्रजातियों में भारत में पाई जाने वाली एक प्रजाति है, जिसका नाम है रॉयल बंगाल टाइगर नाम से जाना जाता है। यह 1972 में बाघ को भारत का राष्ट्रीय पशु चुना गया है, यानी 1972 में इसे चुना गया है राष्ट्रीय पशु। इससे पहले शेर को राष्ट्रीय पशु माना जाता था। इसको अपनी शालीनता, दृढ़ता
फुर्ती और अपार शक्ति के कारण राष्ट्रीय पशु कहलाने पर गौरव मिला है। यानी ये जो है बहुत शालीनता होते हैं, दृढ़ता होता है, बहुत फुर्ती में होते हैं, इसमें अपार शक्ति होता है, जिस कारण इसे राष्ट्रीय पशु कहलाने का गौरव हासिल हुआ है। शेर जो होता है वो ज़्यादा फुर्तीला नहीं होते, लेकिन बाघ जो होता है शेर से कई मामला में उससे ज़्यादा ताकतवर भी होते हैं। लेकिन जंगल का राजा शेर को कहा जाता है, लेकिन बाघ जो है उससे कहीं कम नहीं है, यहाँ तक कि छलांग मारने में शेर से बहुत आगे है बाघ। तो यही है टाइगर बंगाल, रॉयल बंगाल टाइगर, जिसके धारीदार काला काला रहता है और पीला इसका केश टाइप का रहता है। बाघ की घटती जनसंख्या को देखते हुए अप्रैल 1973 में भारत सरकार ने बाघ परियोजना शुरुआत किया था, यानी टाइगर प्रोजेक्ट का शुरुआत। यानी एकाएक क्या हुआ था हमारे देश में, बाघ बाघ की जनसंख्या घट गया था, जिस कारण इन्होंने 1973 में टाइगर प्रोजेक्ट शुरू किया था, यानी बाघ को संरक्षण करने के लिए उपाय किया था। मैसूर के शासक टीपू सुल्तान को शेर ए मैसूरी भी कहा जाता है, जिसके शासनकाल में बाघ उनके प्रतीक चिन्ह के रूप में अपनाया गया था। यानी बाघ का जो प्रतीक चिन्ह के रूप में कब अपनाया गया था, तो टीपू सुल्तान के शासनकाल में अपनाया गया था। बाघ परियोजना के अंतर्गत अब तक 39 बाघ राष्ट्रीय उद्यान और अभयारण्य में स्थापित किए जा चुके हैं, जिनका क्षेत्रफल 37,761 किलोमीटर है। जबकि भारत के केवल गुजरात में सिंह होता है, यानी जो लायन होता है भारत के सिर्फ गुजरात में होता है, इसलिए सिंह को राष्ट्रीय पशु का दर्जा वापस ले लिया गया था। यानी 1971 से पहले सिंह ही क्या था, राष्ट्रीय पशु थे, लेकिन उसके बाद बाघ को बनाया गया। 1967 तक भारत का राष्ट्रीय पशु कौन थे, सिंह ही थे। भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। हॉकी भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। इसमें 11-11 खिलाड़ियों की 2 टीम खेल में भाग लेता है। हॉकी में प्रयुक्त सफ़ेद गेंद का वजन 155 ग्राम होता है। जो हॉकी में जो गेंद होता है ये सफ़ेद रंग का होता है, इसका वजन कितना होता है, 155 ग्राम, तथा हॉकी स्टिक जो 91 सेंटीमीटर लंबी होती है। हॉकी के जादूगर हमारे भारत के मेजर ध्यानचंद जी को कहा जाता है। ये 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। हॉकी में अभी तक 8 ओलंपिक जीते हैं। हॉकी इंडिया में इसकी हॉकी स्टिक को बताया गया है, हॉकी इंडिया का तो भारत के ओलंपिक हॉकी में 8 स्वर्ण पदक जीते गए थे। 1928 में एडमंड ओलंपिक में भारत ने नीदरलैंड को 3-0 से हराकर पहला स्वर्ण पदक जीता। इसके बाद लगातार 1956 तक 6 स्वर्ण पदक तक जीत लिए थे भारत ने। तदुपरांत उसके बाद 1964 में जीते और लास्ट में 1980 में 2 स्वर्ण पदक जीत गए थे। हॉकी इंडिया ने 23 जुलाई 2009 को नया लोगो अनावृत किया था, जो कि राष्ट्रीय ध्वज अशोक चक्र से प्रेरित है। इसमें भी 24 हॉकी स्टिकों का एक पहिया के रूप में सजी हुई है। मेजर ध्यानचंद 3 बार ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले हॉकी टीम के सदस्य थे। इस कारण इसे हॉकी टीम के लिए यहाँ पर मेजर ध्यानचंद का पुरस्कार दिया जाता है। राष्ट्रीय जलीय जीव डॉल्फिन। राष्ट्रीय जलीय जीव डॉल्फिन क्या है, तो ये है 10 मई 2010 को भारत सरकार ने वन एवं पर्यावरण में डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव या नेशनल एक्वेटिक एनिमल घोषित किया गया था। केंद्र सरकार ने गंगा में डॉल्फिन की संख्या को बढ़ाने के लिए प्रोजेक्ट डॉल्फिन की शुरुआत किया था। जिस तरह प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुआ था, उसी तरह प्रोजेक्ट डॉल्फिन का शुरुआत किया। विश्व में ताजे पानी में केवल 4 क्षेत्रों में डॉल्फिन पाई जाती है। भारत में गंगा चंबल नदी के अलावा पाकिस्तान के सिंधु नदी में फूला और चीन में यांगत्जे नदी
बाजी और ब्राज़ील में अमेज़न नदी में बोटो नाम से डॉल्फिन की प्रजाति है। यानी डॉल्फिन की 4 प्रजातियाँ हैं जो भारत में गंगा में है, जबकि चंबल नदी में है, और पाकिस्तान में सिंधु में फूला नाम से वो डॉल्फिन जाना जाता है, जबकि चीन में बाजी के नाम से जाना जाता है, और ब्राज़ील में बोटो के नाम से डॉल्फिन को जाना जाता है। गंगा में पाई जाने वाली डॉल्फिन दृष्टिहीन होती है और इनकी आँखों में लेंस नहीं होता है। यानी जो गंगा में जो डॉल्फिन पाया जाता है, ये देख नहीं सकते हैं। डॉल्फिन का उल्लेख महाभारत और बाबरनामा में भी मिलता है। यानी डॉल्फिन आज का ही नहीं, बहुत पुराना इतिहास है डॉल्फिन का। इसका उल्लेख महाभारत में और बाबरनामा में भी मिलता है। राष्ट्रीय विरासत पशु क्या है? हाथी है। तो राष्ट्रीय पशु है बाघ, लेकिन राष्ट्रीय विरासत पशु नेशनल हेरिटेज है वो क्या है? हाथी। तो 22 अक्टूबर 2010 को भारत सरकार ने एशियाई हाथी को राष्ट्रीय विरासत पशु यानी नेशनल हेरिटेज एनिमल घोषित किया। सरकार ने एक क्षेत्र में रहने वाले हाथियों के संरक्षण के लिए 1992 में प्रोजेक्ट एलिफेंट हाथी परियोजना की शुरुआत की थी। ये है मेरे राष्ट्रीय विरासत हाथी, जो जिसको कब शुरुआत किया था? 1992 में प्रोजेक्ट एलिफेंट के रूप में इसकी शुरुआत की थी। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा, और इस वीडियो में बहुत सारी नई जानकारी भी दी गई है। वीडियो पसंद आया तो कृपया इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें।